जय हिंद। मैं ट्वाइसी ओमदर शर्मा भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स में सेवारत हूं और आजकल हेडक्वार्टर 22 सेक्टर असम राइफल्स में पोस्टेड हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको असम राइफल्स में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जो पोस्टिंग आते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले बहुत हाई लेवल के करप्शन, हमारे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन और अदर इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहता हूं। और अगर असम राइफल्स का कोई भी पर्सनल जवान, जेसीओ ऑफिसर इनके किसी भी इलीगल एक्टिविटी के बारे में अगर आवाज उठाना चाहे या किसी को बताना चाहे तो उसकी जिंदगी को ये लोग कैसे नरक बना देते हैं, किस तरीके से उसको दमन किया जाता है, दबाया जाता है और किस तरीके से उसको डराया धमकाया जाता है, इस बात के बारे में जानकारी दूंगा। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारे को जो परेशानियां, जो दिक्कतें फेस होती हैं, उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के भेजा था जुलाई 2020 के दौरान और अभी फरवरी 2021 चल रहा है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि 11 असम राइफल्स के अंदर किस तरीके से कमांडेंट साहब के निर्देश के अनुसार जवानों को लूटा जा रहा था, जबरदस्ती उनको चीप क्वालिटी का टसूट हाई रेट से बेचने के कारण, जिसके लिए जवानों की छुट्टियां रोक दी गई थी और उनकी ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन किया गया था। उसके अलावा MISS फंड पूरा उनको पॉकेट्स में जाता था और वो किसी को यूज नहीं करते थे। उसके अलावा 21 सेक्टर असम राइफल्स के अंदर भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज वाले मैटर्स के बारे में मैंने जानकारी दी थी, जिसके बाद मुझे वहां पर मेरी फैमिली, बच्चों तक को टारगेट किया गया था। और मैंने लास्ट ईयर एक FIR दर्ज की है हाफलंग पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स असम राइफल्स में पोस्टिंग आते हैं, इंडियन आर्मी ने RTI के रिप्लाई में ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि देयर इज नो डेपुटेशन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स टू असम राइफल्स। लेकिन असम राइफल्स में आने वाले हर आर्मी ऑफिसर पिछले कई डिकेड से, पिछले के दशकों से डेपुटेशन अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, जो इलीगल है। और इसके कारण कई हजार करोड़ रुपए अब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलीगल तरीके से ले चुके हैं और अभी भी ले रहे हैं। इसकी मैंने FIR दर्ज की है लास्ट ईयर और अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं सोचता हूं कि इसके बारे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी दाखिल करूंगा, ताकि इसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार हो रहा है इसको रोका जा सके और उनकी इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर में थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सके। मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से DG साहब ने असम राइफल्स में 100 करोड़ से ज्यादा की करप्शन को दबाया हुआ है। असम राइफल्स में जो जवानों को सामान इशू किया जाता है, ड्रेस वगैरह के आइटम्स के बारे में, तो ये पहले फ्री परचेज करके असम राइफल्स के अधिकारी जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए वो खरीदते थे और तब जवानों को इशू करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ आइटम्स के बदले में पैसा देने का निर्णय लिया, उसके बाद में पैसा दिया जाने लगा। लेकिन जो ऑलरेडी आइटम खरीदा जा चुका था, क्योंकि वो चीप क्वालिटी का था और हाई रेट्स में खरीदा गया था और इस बात की जानकारी अलग अलग हेडक्वार्टर से DG हेडक्वार्टर्स को ऑलरेडी ऑफिशियल रिपोर्ट दी गई है, उसके बावजूद उस बात की इंक्वायरी आज तक नहीं करी गई। लेकिन उस चीप क्वालिटी के आइटम्स को जो हाई रेट्स में खरीदा गया था, असम राइफल्स के जवानों को बिक्री करने के लिए हर तरह के जो प्रपंच किए जा रहे हैं और इसकी इंक्वायरी नहीं की जा रही है। क्योंकि अगर इसकी इंक्वायरी हो गई तो असम राइफल्स में, क्योंकि जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो आर्मी के ऑफिसर्स ही करते हैं, जो अलग अलग हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, DG हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, वही करते हैं। तो अगर इस केस की इंक्वायरी हो जाती है तो इनको जो मोडस ऑपरेंडी है असम राइफल्स में करप्शन करके पैसे कमाने का, ये एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए DG साहब इस पे बिल्कुल इंक्वायरी पर कोई ध्यान नहीं है, बस वो सामान को, जवानों को बिक्री करना है किस तरीके से। और मेरे पास में DG साहब के साइन किए हुए रिटर्न ऑर्डर्स की कॉपी है, जो उन्होंने अपने कमांड चैनल को दिया है असम राइफल्स में, कि किस तरीके से असम राइफल्स के जवानों को मजबूर किया जाए उस सामान को खरीदने के लिए। मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने गृह मंत्री साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो पक्का हमारी मदद करेंगे। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन शायद ये बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है और हमारे DG साहब नीचे लेवल में ही मिनिस्ट्री में इस चीज को मिला जुला कर ले आते हैं और शायद मिनिस्ट्री में भी ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो इनकी हेल्प कर रहे हैं और जो इस बात को गृह मंत्री और हमारे PM साहब तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें इसमें, और मुझे परमिशन दें कि मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करूं ताकि ये आप तक पहुंच पाए। सर, मेरे फादर ने करीबन 1 से 1.5 साल पहले असम राइफल में हो रहे करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। करीबन 100 करोड़ से ऊपर का वो करप्शन है, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे फादर के पास हैं, सारे सबूत हैं उस करप्शन को लेकर। मेरे फादर ने थ्रू प्रॉपर चैनल
आगे इस चीज़ को बताया कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो सके। जो सीनियर अफसर हैं, कुछ जो है पावर में हैं, जो उन लोगों ने मेरे फादर को मेंटली हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए उनका फ़ोन, उनका लैपटॉप इलीगली उनसे छीन लिया। सुखदीप सिंह सांगवान जी हमारे असम राइफल्स के महानिदेशक है, तो गृह मंत्रालय ने वो उनको दे दिया। अब भाई आप जांच करिए। अब वो सुखदीप सिंह सांगवान साहब बता सकते हैं, आप मीडिया बंधु जाए और असम राइफल्स का यहाँ पे LOR भी है, गृह मंत्रालय भी है, आप उनसे पूछे अगर भाई ये करप्शन हुआ है और चार्जर आपके मुख्यालय के ऊपर है, किसने किया था। पूरा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी भी सीमा पे जाके दिवाली मनाते हैं, वो भी कहते हैं कि जवान बहुत खुश है देश का, लेकिन जब ये बात सामने आती है निकल के तो दुख नहीं होता। और इस बात की प्रेस वार्ता कभी नहीं होती अगर गृह मंत्रालय इस पर जन सुनवाई कर लेता तो। वो छोटे मोटे भ्रष्टाचार तो होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार का ये पहली बार वहाँ पता लगा, क्योंकि ओमदत्त शर्मा पहले DGR में था, वहाँ पे स्टाफ अफसर था, तो उनकी नॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट है वो बता रहा है तो वो सच ही होगा, क्योंकि वो असली चीज़ तो वही बता सकेगा। जब इंक्वायरी होगी, सब चीज़ें सामने आएंगी, असली चीज़ का तो पता तभी लगेगा। अभी कुछ दिनों पहले असम राइफल में 2Y कमांडेंट ओमदत्त शर्मा ने कुछ वीडियो सार्वजनिक रूप से वायरल किए थे, जिसके बाद उन वीडियो के माध्यम से ओमदत्त शर्मा ने असम राइफल में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के लीड मीडिया क्लब में, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद शौर्य चक्र विजेता वजीर सिंह असम राइफल में हुए घोटाले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो इस प्रेस वार्ता में सम्मिलित हुए हैं। मेरा नाम किरणपाल सिंह है और मैं अर्धसैनिक बल संगठनों की तरफ से जवानों के हित में और अनुशासन के हित में आवाज़ें उठाता रहता हूं। और मैं ये प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि हमारी प्रेस वार्ता में कुछ भी भारत सरकार या सेना के विरुद्ध नहीं है। मेरे साथ में हमारे रिटायर कमांडेंट शौर्य चक्र विजेता श्री वजीर सिंह साहब हैं। मैं अपने आपे में ये गर्व महसूस करता हूं कि मुझे आज इनके साथ बैठकर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर प्रेस वार्ता करने का मौका मिल रहा है। मुख्य उद्देश्य आज की वार्ता का है भ्रष्टाचार। आप सब लोग हैरान रहेंगे कि अगर किसी सरकारी महकमे में आम तरह से भ्रष्टाचार होता है, उसकी आवाज़ उठाई जाती है जब, लेकिन यह भ्रष्टाचार देश के सुरक्षा बल और सेनाओं के अंदर पैर पसारने लगे तो ये देश के आने वाले भविष्य और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं है। कि जिस अधिकारी ने इस विषय पर शिकायत की, उस अधिकारी को उसके ही घर में बंधक बना दिया गया। किसके इशारे पर? यहाँ तक कि उस अधिकारी को बीमार होने के बाद उपचार तक मुहैया नहीं कराया गया। डॉक्टर ने 4 दिन उसको रेफर किया कि इनको ले जाइए, इनका इलाज जरूरी है, लेकिन असम राइफल्स के लचीले प्रशासन ने अपनी तानाशाही के रवैये से उस अधिकारी को रेफर नहीं किया और आज वो अधिकारी बहुत ही गंभीर बीमारी स्थिति में है। मानसिक तनाव भी है। अधिकारी के परिवारजन, उनके बेटे मेरे साथ में आए, इन्होंने बोला कि भाई हमारी आप आ जाइए, आप हमारी आप बात को बताइए। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारी महोदय से सलाह ली कि सब क्या किया जाए। मैंने संबंधित विषय पर 5 तारीख को गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जानकारी दी थी। उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की है मुझे पता नहीं। इससे पहले भी जब यह विषय उठा था तो जी किशन रेड्डी जी से मेरी फ़ोन पर भी बात हुई और मैंने उनको बोला भी था, लेकिन उसके बीच में भी अधिकारी को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। भाई ने बोला कि ऐसे डिप्टी कमांडेंट ओमदत्त शर्मा बहुत ही ईमानदार अफसर है, लेकिन उसने अगर एक मुद्दा उठाया है मीडिया में या कहीं, पहले मीडिया में नहीं उठाया, पहले तो उसने वहाँ उठाया स्टाफ चैनल में, भाई देखो ऐसे मेरी नज़र में आया है। उसने जब मुद्दा उठाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको हाउस अरेस्ट करके उसका लैपटॉप छीन लिया, उसका माइक छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसका कंप्यूटर ले लिया। क्यों? उसके पास उसके सारे प्रूफ थे उसमें। उसको मिटाने की कोशिश की, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया, उसको कोर्ट में गया था। कोर्ट ने उनको ये बोला भाई ठीक है,
आपका काम आप करिए, आप समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करिए, लेकिन समरी ऑफ एविडेंस आप कोर्ट के सामने पुटअप करिए। क्योंकि हमको तो जो इसका केस हमारे पास है उसमें कोई गलत नज़र नहीं आ रहा है न। जब कोर्ट ने बोल दिया भाई इसको पूरा तो आप लीगल एडवाइस लेने के लिए इसको टाइम दो, 7 दिन के अंदर इसको टाइम दो, उसको न टाइम दिया न उसको कुछ दिया और उसको बेचारे को उसका सारा सामान छीन लिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम राइफल से जुड़े हुए भ्रष्टाचार को उठाया गया है और इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए ओमदत्त शर्मा, जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है सेना के अंदर, जैसा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, उनके बेटे संदीप शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं। संदीप से ही जानेंगे कि ये पूरा वाकया क्या है। संदीप, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरा वाकया क्या है, मतलब कि आपके जो पापा, जैसा कि आपने बताया 2Y कमांडेंट ओमदत्त शर्मा के आप बेटे हो, ये पूरा वाकया क्या है, कैसे, ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सर, मेरे फादर जो कि वर्तमान में करीबन 20-22 साल से असम राइफल में सेवारत हैं, उनका नाम 2IC ओमदत्त शर्मा। सर, मेरे फादर ने करीबन 1 से 1.5 साल पहले असम राइफल में हो रहे करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। करीबन 100 करोड़ से ऊपर का वो करप्शन है। विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे फादर के पास हैं, सारे सबूत हैं उस करप्शन को लेकर। मेरे फादर ने थ्रू प्रॉपर चैनल आगे इस चीज़ को बताया कि इसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो सके, उच्च अधिकारियों को, मिनिस्ट्री को पता चल सके। जब ये बात असम राइफल के अफसरों को पता चली, जो सीनियर अफसर हैं, कुछ जो है पावर में हैं, जो उन लोगों ने मेरे फादर को मेंटली हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए उनका फ़ोन, उनका लैपटॉप इलीगली उनसे छीन लिया। सर, ये सिर्फ इसीलिए किया गया जिससे कि मेरे फादर आगे आवाज़ ना उठा पाएँ, जो उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई और सबूत भी दिए हैं। अच्छा, किस तरह का करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई? सर, जो डिटेल है वो तो मेरे फादर ही बता पाएंगे। बाकी मोटा माटी ये है कि मेरे फादर ने 100 करोड़ से ऊपर के करप्शन के ऊपर आवाज़ उठाई, उसके सबूत भी दिए। दबाने के लिए उन लोगों ने मेरे फादर को इलीगली हाउस अरेस्ट करा, उनके सारी मीडियम, फ़ोन, लैपटॉप सब छीना। फैमिली तक हमसे उनसे उनकी बात नहीं हो पाई ढंग से। उनको इतना टॉर्चर करा कि उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। 4 बार रेफर करने के बाद जब उनको एक हॉस्पिटल में लेकर गए वो लोग खानापूर्ति के इलाज के लिए, उनकी स्पाइनल कॉर्ड में आज बहुत प्रॉब्लम हो गई है कि वो आज बेड रिडन है। वो चल भी नहीं सकते अच्छे से, उनकी इतनी दिक्कत हो रही है। अच्छा, जब आपने बात की कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, उनके लैपटॉप जब्त कर लिए गए, मोबाइल जब्त कर लिए गए, उन्हें घर से बात नहीं करने दी गई, इस दौरान जो पूरा वाकया था, आप किसने किया होगा? आपके नज़रों में वो लोग कौन थे? सर, सेक्टर हेडक्वार्टर के लोग थे, हायरार्की थी, DGR था, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शामिल है, वही लोग शामिल हैं। सर, जो सीनियर अफसर हैं वो शामिल हैं इसमें, वही लोग कर रहे हैं ये लोग। तो आपका कहना का आप ये सीधा आरोप लगा रहे हैं सीनियर अधिकारियों के ऊपर कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पिता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है असम राइफल के अंदर? जी सर, बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूँ, मगर मैं एक बात साफ कर दूँ कि सब ऐसे नहीं हैं, मगर जो लोग पावर में बैठे हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं। सब ऐसे नहीं हैं, मगर ये लोग, वो लोग जिनके पास पावर है, वो ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेरे फादर की आवाज़ को दबाया जा सके। हमने जो 2 मुद्दे आज उठाए हैं, एक तो ड्यूअल कमांड, और उसी से भ्रष्टाचार पैदा होता है, क्योंकि हम 2 मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, काम हमसे सेना लेती है, MOD लेती है, और पे एंड अलाउंसेस हमको MHA देता है। इससे हमारा, लेकिन जब पे मांगते हैं तो MHA वाले बोलते हैं कि आप तो उनके अंदर काम करते हो, आपको ये लागू नहीं है, वो लागू नहीं है। तो इससे हमारा शोषण होता है कि जो हम काम करते हैं उसके बदले हमको पूरी पे नहीं मिलती है। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपने जीवन का पूरा समय जो है सेना में दिया, असम राइफल में आपने दिया, आपने बताया, तो इस तरह के भ्रष्टाचार क्या पहले भी उजागर हुए वहाँ पर, जो लोगों तक नहीं पहुँच पाए या सरकार तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई? देखो, छोटे मोटे भ्रष्टाचार तो होते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार का ये पहली बार वहाँ पता लगा है, क्योंकि उससे पहले हमने सुना नहीं है। मैं 39 ईयर सर्विस करके आया हूँ। छोटे छोटे भ्रष्टाचार होते रहते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन ये घोटाला जो है वो 100 करोड़ के ऊपर का बताया जा रहा है। क्या वहाँ पे ये मुमकिन है कि इस तरह के बड़े घोटाले हो सकते हैं? देखो, ये घोटाला DG लेवल पे हुआ होगा, DGR में, क्योंकि ओमदत्त शर्मा पहले DGR में था, वहाँ पे स्टाफ अफसर था, तो उनकी नॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट है वो बता रहा है तो वो सच ही होगा, क्योंकि वो असली चीज़ तो वही बता सकेगा। जब इंक्वायरी होगी, सब चीज़ें सामने आएंगी, असली चीज़ का तो पता तभी लगेगा। बाकी जो उन्होंने रिटर्न में दे रखे हैं वो सारी चीज़ें MHA में भी गई हुई है। इस वक्त हमारे साथ में किरण पाल जी हैं। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेना के लिए एक सवालिया निशान आपने खड़ा कर दिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सेना के लिए ये सवालिया निशान नहीं खड़ा किया है। सेना हमारी सर्वश्रेष्ठ सेना है, मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है। सेना और सरकार दोनों का हम सम्मान करते हैं,
लेकिन अगर सेना के कुछ चंद भ्रष्टाचार ये अधिकारियों की वजह से सेना की प्रतिष्ठा और उनकी छवि पे दाग लगे तो ये बर्दाश्त के बाहर है, ये नहीं होने देंगे। और हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है और अधिकारी को उसके बाद में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं ये किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके का भ्रष्टाचार देखा गया है जिसको लेकर आज आपने आवाज़ उठाई? देखिए, ये एक सोशल मीडिया पे वीडियो है अधिकारी ओमदत्त शर्मा का, उसके बाद में वो उसमें पूरी चीज़ बता रहे हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। अब सेना में कई माइनर वर्क आते हैं जिनके लिए फंड जाता है MHA से, वो खाया गया है, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको यह भी बताया है कि प्रेस वार्ता में कि असम राइफल्स में और भी कई ऐसी चीज़ है कि जिन पे मैंने RTI लगाई है, जैसे कि जवानों का 454 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं इनका एक ही कारण अब हो सकता है कि MHA एक निष्पक्ष जांच कमेटी बना के अफसर को संरक्षण दे और जल्दी से जल्दी जो भ्रष्टाचारी है उनको पकड़ने का काम करे। ये मामला बहुत सेंसिटिव है और सुरक्षा व्यवस्था और सेना के नाम पे दाग एक आने की छवि जो इसमें खराब आपने बताई, तो ये सही नहीं है। अच्छा, ये जो आपने आरोप लगाया है इसको लेकर सेना के समक्ष, सेना के जो आला अधिकारी हैं उनके समक्ष आपने क्या बात रखी? हमारा एक चैनल पड़ता है, वो है गृह मंत्रालय, मैं उनको सूचित कर चुका हूँ। तो वहाँ से क्या आपको आउटपुट मिल रहा है? गृह मंत्रालय ने इस बात को कैसे संज्ञान लिया? प्रत्येक केस क्लोज कर दिए जाते हैं कि अभी इसमें हम जांच कर रहे हैं, जांच करके ख़त्म हो गए, अभी इसमें सही तत्व नहीं है, सब क्लोज कर दिए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ओमदत्त शर्मा जी जो कमांडेंट हैं, ओमदत्त शर्मा जी, इनका क्या पूरा वाकया है बताइए? ओमदत्त शर्मा जी एक सेकंड इन कमांडेंट है असम राइफल्स के अंदर, पर फिलहाल मैं मणिपुर में तैनात है वो कहीं पे, हमारी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और उसको भ्रष्टाचार को महानिदेशक ने छुपाया, इस मुद्दे पर एक शिकायत करी है गृह मंत्रालय को, नेता प्रतिपक्ष को, सभी जांच एजेंसियों को और अन्यथा सभी को, जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री जी। उसके बाद उस अफसर की सुनवाई करने के बजाय उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है या हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो असम राइफल्स के महानिदेशक महोदय हैं उनके ऊपर कोर्ट केस हो रखा है इसी मामले पर, और कोर्ट केस के बाद में कंडेम होता है। अगर भाई आप इसको मतलब डिफेंस का मौका दो, नहीं दिया जाता। उसके बाद भी वो अफसर वीडियो वायरल करता है, तो वीडियो वायरल करने के पीछे कारण क्या है? क्या DG महोदय को पता नहीं है कि मैं इस मामले को ख़त्म करवा सकता हूं? तो सेना पे दाग तो महोदय ने, DG महोदय ने लगाया है, हमने नहीं लगाया। जो महानिदेशक महोदय है वो सेना की छवि को खराब वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक अधिकारी सोशल मीडिया पे आया। क्यों आया? क्योंकि आपने कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं माना। प्रताड़ना हुई होगी ना। और गृह मंत्री जी की तो कमाल की बात है कि उनको ऑलरेडी पता है। जी किशन रेड्डी जी से मेरी बात हुई है। अच्छा, गृह मंत्री की आपने बात की, गृह मंत्रालय तक आपने बताया कि आप गए, वहाँ से क्या, तो वहाँ से क्या आपको मतलब आश्वासन दिया गया? गृह मंत्रालय के समक्ष जब आप प्रस्तुत हुए तब क्या आश्वासन दिया गया? मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने मेरे को बोला था कि हम इस पर करेंगे कार्रवाई और कर रहे हैं, आप टेंशन मत रहो। लेकिन हुआ ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। अच्छा, 24 जुलाई, पिछले साल 24 जुलाई का ये वाकया है, क्या ज़रूरत पड़ी कि इसे आज आपने 1 साल बाद उठाया? ज़रूरत ये पड़ी है क्योंकि मौजूदा समय में परिस्थिति ऐसी हो गई है, क्योंकि एक तो अधिकारी बीमार हुआ, उसको संरक्षण कोई प्राप्त नहीं हुआ, ना उसको इलाज दिया गया, और उनका परिवार हमारे सामने आया अब भाई आप हमारी मदद करिए। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सब तो आएंगे नहीं ना, और भ्रष्टाचार पे स्पष्टीकरण तो हम भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता हुआ या नहीं हुआ। लेकिन भ्रष्टाचार की जानकारी आई है और उस अधिकारी के ऊपर अगर प्रताड़ना हो रही है तो हमारा दायित्व था कि सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए, क्योंकि 5 तारीख में तो सरकार तक आवाज़ पहुंच गई, अभी इस 5 में, तो 5 के बीच में सरकार ने क्या एक्शन किया है कि उस अधिकारी को ट्रीटमेंट भी ना दिया जाए। इसलिए हमको आज ज़रूरत पड़ी है प्रेस वार्ता की। सेना अध्यक्ष महोदय वो स्वयं हमारे असम राइफल्स के IG महोदय रह चुके हैं, और वो एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति है जो हमारे अभी सेना अध्यक्ष है नरवणे जी। वो असम राइफल्स में डेपुटेशन पर रहे हैं, कोई संदेह नहीं है। और मैं उनसे यही चाहूँगा कि जो वहाँ पे भेड़िया है भ्रष्टाचारी महोदय, आप देश की सेना के नाम को खराब होने से बताएं और उन पर सख्त कार्रवाई करें, उनको ऐसी कार्रवाई करें कि आगे किसी को कंसेशन ना मिले, कोई सोच भी ना सके भ्रष्टाचार के लिए। और गृह मंत्रालय के पास में सारी जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसियों को भेजे। ठीक है, जवानों के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है,
जवानों के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। जो जवानों का बीमा, किस तरीके का दुरुपयोग करने की बात आप बता रहे हैं? देखो, जवानों का असम राइफल्स में एक फंड है जिसे बोलते हैं हम समूह बीमा योजना। वो फंड अर्गिस के नाम से वहाँ जाना जाता है। उसमें जवानों का पैसा काट के हम अपने भविष्य के लिए जमा करते हैं। वो मेरा भी पैसा है, साहब का पैसा है, उनके बच्चे का, सबका पैसा है, किसी अधिकारी और सरकार का पैसा नहीं है। लेकिन अगर कोरोना महामारी के दौरान जब अप्रैल के महीना में पूरा देश बंद था, तो उसमें से 454 करोड़ से 700 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन किया गया है निजी बैंकों में निवेश। जब भारतीय स्टेट बैंक में पैसा जमा है तो उसको निजी बैंकों में निवेश करने की ज़रूरत क्या थी? और कोरोना महामारी के दौरान जहां पूरा देश बंद था, वहां इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया गया कि स्टेट बैंक को खुलवा के वो पैसा ट्रांजैक्शन किया गया? हमें ये सूचना मिली है। और अगर वो पैसा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, निवेश नहीं किया गया है, तो आरटीआई में हमको जवाब देने में एसबीआई को क्या परेशानी है? क्यों हमारे पीछे कह रहे हैं कि भाई हम जवाब नहीं दे सकते? अच्छा, इससे जुड़ी हुई आरटीआई आपने फाइल की है? हाँ, मैंने आरटीआई फाइल की है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और संबंधित मामला सीआईसी के संज्ञान में है। लेकिन हम इस पे आरोप नहीं लगा रहे, हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। आरोप तो जब साबित होगा कि जब वो क्लियर बता दे कि वे ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर हमको संदेह है तो उसको दूर करो। महानिदेशक महोदय का अधिकार है ना, ये अधिकार थोड़ी है कि आपने आरटीआई के पोर्टल बंद कर दिए, अपने पोर्टल बंद कर दिए, एसबीआई को बोला कि भाई इनको मत दो जानकारी। तो इस तरह से नहीं चलता है। और नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स पे डबल कंट्रोल होने की वजह से ये सब कहानियां घटित हो रही है। तो ये थे हमारे साथ में किरणपाल सिंह जी, जिन्होंने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से गृह मंत्रालय और सेना के समक्ष अपनी बात रखी कि असम राइफल में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सेना और गृह मंत्रालय इस आरोप का किस तरीके से जवाब देती है। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।